हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी बुक क्षितिज भाग 2। उसका छठा चैप्टर है ये दंतुरित मुस्कान। एक कविता ये है और इसमें एक कविता और है फसल। तो इसके कवि है नागार्जुन, जिन्होंने ये दंतुरित मुस्कान कविता लिखी है। इस कविता में कवि ने क्या बताया है, एक छोटे से बच्चे की मनोहरी मुस्कान की कविता लिखी है कि जब छोटा सा बच्चा होता है उसके 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे निकले हुए होते हैं और वो जब मुस्कुराता है तो हमारे मन में कैसे भाव उमड़ते हैं, कवि के मन में कैसे भाव उमड़े हैं, वो कविता के माध्यम से कवि ने प्रकट किए हैं। तो चलो पहले पढ़ते हैं। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कवि इसमें कह रहा है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, उस बालक को देखकर कहते कि अरे बालक, तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है, यानी तू जब मुस्कुराता है तो मृतक में भी डाल देगी जान, यानी मरे व्यक्ति में भी जान आ जाती है। यानी मर गया वो व्यक्ति, वो भी फिर से जिंदा हो जाता है। मतलब अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन कवि इसका कहने का मतलब ये है कि मृतक यानी जो निराश हताश व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अगर तुम्हारी मुस्कुराहट को देख ले, जब तू उसके सामने ऐसी मुस्कुराहट बिखेरता है तो वो निराश हताश व्यक्ति भी खुश हो जाता है। इस प्रकार कवि ने इसमें कहा है। फिर दूसरा देखो, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर यानी जो गात, यानी गालों पर तुम्हारे जो मिट्टी लगी हुई है, वो मिट्टी लगी हुई तुम्हारे ये गाल भी एक कमल के समान लग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कमल ने तालाब छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गए। यानी तू जो कमल तो तालाब में खिलता है ना, तो कवि ने इस बच्चे के गालों को यानी मुख को एक कमल के समान बताया है कि जो कमल तालाब में खिलता है वो आज मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया है। फिर कहता है परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघलकर बन गई होंगे कठिन पाषाण। यानी परस यानी स्पर्श, छूकर, तुम्हारे छूने मात्र से कठिन पाषाण भी जल बनकर बह गया है। यानी कठोर आदमी, कठिन पाषाण से कठोर आदमी, यानी कठोर आदमी भी अगर तू उस कठोर आदमी को छू ले तो भी वो पिघल जाता है, यानी शांत हो जाता है। फिर आगे कवि कहता है, छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ सफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि छू गया तुमसे, यानी तुमसे यदि कोई छू ले, यानी तुम्हें कोई छू ले तो इतना कोमल है, सफालिका के फूल के समान, यानी झरने लग जाता है। बांस था कि बबूल, एक कवि इस प्रकार कह रहा है, दूसरा ऐसा कह रहा है कि बांस था कि बबूल, यानी बांस और बबूल के समान यदि कठोर कोई हो तो भी तुम्हारे छूने से वो सफालिका के फूल के समान कोमल हो जाते हैं, यानी कठोर व्यक्ति भी शांत हो जाता है। यानी कि कोई यदि कितने भी गुस्से में हो, तुम उससे किसी भी प्रकार की बात मनवा सकता हो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि फिर कहता है कि जब बच्चा उस कवि को देख रहा है और उसे पहचान नहीं पाता है तो वो अनिमेष यानी एक लगातार एक टकटकी लगे बिना पलक झपकावे उस कवि को देख रहा है। तो कहते हैं तू मुझे पहचान नहीं पाया है, लगता है तू मुझे पहचान नहीं पाया, इसलिए तू मुझे बार बार इस प्रकार से देख रहे हो। फिर कवि को लगता है थक गए हो, आँख लूँ में फेर, यानी कवि फिर वो बच्चा बार बार कवि को देखता है तो कवि को ऐसा लगता है कि शायद वह बच्चा थक गया है, तो कवि अपनी आँखें को फेर लेता है, यानी मुड़ जाता है। फिर
क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। कवि कहता है कि अगर तू मुझे पहली बार में यदि नहीं पहचान पाया है तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाता। अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, यानी तुम्हारी माँ को जानने पर ही मुझे पता चला कि ये कौन है। तुम्हारी माँ के माध्यम से मैं ने सकता जान ने सकता देख, यानी तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुम्हें देख पाया हूँ और तुम्हें जान पाया हूँ। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, इतनी सुंदर मुस्कान धन्य हो और धन्य ही तुम्हारी माँ हो जिसने तुम्हें लाया है इस संसार में। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, यानी मैं बहुत समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति यहाँ आया है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी मैं बहुत दूर से बहुत दिनों के बाद एक अन्य व्यक्ति तुम्हारे घर पर अतिथि बन के आया हूँ, तुम्हारा उससे क्या संपर्क होगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी कोई सेवा ही नहीं की है, तुमसे बातचीत भी नहीं की है। उंगलियां माँ ही कराती रही मधुपर्क, यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हारा भरण पोषण कराती रही है। मधुपर्क यानी दूध दही खिलाती है। माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे को यदि कोई चीज़ नहीं खानी हो तो उसकी मन पसंद की चीज़ उसे खिलाकर उसका भरण पोषण करती है। देखते हो तुम इधर कनखी मार, मतलब बच्चे को कह रहे हैं कि तू जब कनखी मार यानी तिरछी नज़र से मुझे देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, तो तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो और जब मेरी आंखें तुमसे मिलती है, यानी जब उस बच्चे की आंखें और कवि की आंखें मिलती है तो चार बन जाती है, मिलती है तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यानी जब आंखें एक दूसरे की मिलती है तो बच्चा फिर से अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेर देता है। और ये मुस्कान मुझे बड़ी ही छविमान बहुत ही सुंदर लगती है। इस प्रकार कवि ने उस छोटे से बालक की उस मुस्कान का वर्णन इसमें किया है। अगली कविता देखो, फसल। फसल क्या होती है उसके बारे में। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी फसल जब तैयार होती है तो उसमें हमारे पास जो फसल आती है उसमें ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है, यानी ढेर सारी नदियों के पानी द्वारा वह सिंचित होती है। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी उसमें कितने किसान अपनी मेहनत लगाते हैं, सुबह शाम लगकर वो अपनी मेहनत के द्वारा उस फसल को तैयार करते हैं। फिर कहते हैं एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यानी कि एक दो मिट्टी भी नहीं उसमें चाहिए, उसमें हजारों खेतों की मिट्टियों का गुणधर्म होता है, मतलब काली पीली अनेक प्रकार की मिट्टियों द्वारा फसल तैयार होती है। फिर कह रहे हैं कि फसल क्या है, फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है वह, फिर कहता है और तो वो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वे, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। क्या फसल और कुछ नहीं है फसल। फिर कहता है पहले तो कहता है फसल क्या है, फिर कहता है फसल कुछ नहीं है, फिर बता रहे हैं कि फसल नदियों के पानी का जादू, यानी अनेक नदियों से उनमें पानी लगता है, अनेक उनमें किसान काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं,
भूरी काली अनेक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें रूपांतर सूरज की किरणें का, यानी सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप होता है, क्योंकि सूरज की किरणों के द्वारा ही फसल हरी होती है। सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का, यानी सिमटा हुआ छुपके से वो हवा भी उस फसल में होना जरूरी होता है कि हवा की थिरकन, यदि फसल में सूरज और हवा नहीं हो तो भी फसल तैयार नहीं होगी। इसलिए फसल तैयार होने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। तो आज हमने फसल और ये दंतोरित मुस्कान की व्याख्या कर ली है। अब हम क्वेश्चन आंसरों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चे की दंतोरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, कवि कहता है कि जब निराश हताश व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, यानी मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित होता है। इस प्रकार हम क्वेश्चन आंसरों की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि उसकी मुस्कान से कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या पड़ा, बच्चे की निश्चल निष्कपट व मनमोहक दंतोरित मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि इस मुस्कान को देखकर मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। जीवित हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन कवि इसके पीछे एक तात्पर्य ये कहते हैं, यानी कवि कहना चाहता है कि जीवन में निराश हताश हो चुके व्यक्ति भी जीने की इच्छा जाग सकती है। यानी बच्चे की मुस्कान को देखकर हताश व्यक्ति उस बच्चे की ओर देखकर जीना चाहता है। दूसरा देखो, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान पर क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, बच्चे अबोध होते हैं, यानी उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो ना समझ होते हैं। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट क्या होती है, कृत्रिम होती है, बनावटी होती है, वो बिना कारण नहीं हंसते हैं। दूसरा, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके का इंतज़ार नहीं करते हैं। बच्चा कभी मुस्कुराते समय ये नहीं सोचता है कि कोई चुटकुला कहेगा तो मैं हंसूंगा, तो वो खास मौके का इंतज़ार नहीं करता है, वो बिना कारण ही हंस देता है, क्योंकि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरता जानता है। बड़े व्यक्ति परिपक्व होते हैं, बुद्धि होती है उसमें, तो उनके मुस्कुराने की खास वजह होती है। तीसरा देखो, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षक नहीं करते। यानी बच्चे मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं हर समय, लेकिन यदि कोई बड़ा व्यक्ति हर समय हंसता ही रहे तो उसे भी कोई डांट देता है, यानी वो उसके विपरीत होता है। बच्चा मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। तीसरा, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। मतलब कि कवि ने मुस्कुराहट को किन किन माध्यम से कहा कि बच्चा जब हंसता है तो क्या क्या होता है। तो देखो, इस सौंदर्य से मृतक में भी जान आ सकता है। एक तो ये बिंब लिया था। दूसरा, कवि को लगता है कमल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी के सामने आकर खिल रहे हैं। तीसरा, ऐसा लगता है पत्थर पिघलकर बह रहे हैं। और चौथा, बांस या बबूल से सफालिका के फूल झर रहे हैं। तो इस प्रकार कवि ने बच्चे की मुस्कान की सौंदर्यता निम्नलिखित बिंबों द्वारा व्यक्त की है। अगला देखो, भाव स्पष्ट करना है हमें, इन लाइनों का भाव स्पष्ट करना है। देखो कौन सी लाइन है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जंजात। तो इसका भाव क्या हुआ, बच्चे के सौंदर्य को कमल के फूल के समान मानते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कमल तालाब छोड़कर उनकी झोंपड़ी के सामने खिल रहे हैं। यानी कवि ने बच्चे के मुख को कोमल की उपाधि दी है। दूसरा देखो, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े सफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका भाव है, शिशु के स्पर्श के जादू का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शिशु के स्पर्श मात्र से कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का हृदय उसी प्रकार पिघल जाता है जिस प्रकार बबूल और बांस से सफालिका के फूल झड़ने लगते हैं।
तो हमने ये दंतुरित मुस्कान कविता के क्वेश्चन आंसरों को तो कर लिया है, और अब फसल कविता के क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए कई नदियों के पानी, अनेक हाथों के कठिन परिश्रम, सूर्य के प्रकाश, हवा और अनेक प्रकार मिट्टियों का योगदान है। यानी फसल जब तैयार होती है तो इन सब का योगदान है, किसी एक के योगदान के द्वारा फसल तैयार नहीं होती है। दूसरा देखो, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है। वे आवश्यक तत्व कौन से हैं, ये तो आपको पता ही है। फसल उपजाने के लिए हवा आवश्यक तत्व होते हैं, पानी, उपजाऊ मिट्टी, सूर्य के प्रकाश, हवा और मानव का श्रम, ये सभी तत्व है। तीसरा देखो, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। फसल के लिए भले ही, तो कवि क्या स्पर्श कर, देख, फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन कवि कह रहा है कि भले ही फसल के लिए पानी, मिट्टी, सूरज और किरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। सिर्फ पानी से, सिर्फ मिट्टी से, सूरज की किरणों से कभी फसल तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि किसान उसमें बीज बोएगा, उसके हल जोतता है, बीज बोता है, सिंचित करता है, कितना पानी लगाना है, कितनी हवा लगाना है, उसे निकालते हैं मशीनों द्वारा, उसके बाद फसल तैयार होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट किसानों का मेहनत है। तो किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। यदि किसान अपने मेहनत एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा, तब ही ये साधक सार्थक हो गए, तभी फसल तैयार हो सकती है। अतः ये किसान के श्रम की गरिमा है, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती है और उनकी महिमा बढ़ाती है, किसानों की महिमाओं को बढ़ाती है। अगला देखो, भाव स्पष्ट करना है। अगला चौथा क्वेश्चन, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें क्या भाव स्पष्ट है, कवि कहते हैं कि फसल सूर्य के प्रकाश तथा अनुकूल हवा के प्रभाव द्वारा पैदा होती है। यानी कि प्रकाश कितनी चाहिए, हवा कितनी चाहिए, ये सभी भी आवश्यक है। यदि प्राकृतिक सहायता यानी प्रगति के द्वारा जो मिलती है सूर्य का प्रकाश, हवा, वे उपानों के प्रतिकूल हो जाए तो फसल नष्ट हो जाती है। यानी कि हवा और प्रकाश भी फसल के लिए हद से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जिसे जितना उसे चाहिए उतना ही दे, तभी सही होता है। अतः फसल की पैदावार में सूर्य के प्रकाश तथा हवा की भी अहम भूमिका है। यानी कि फसल को तैयार होने में हवा और सूर्य की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी अन्य उपादानों की। मतलब सूर्य की किरणें क्या करती है, हवा, सूर्य की किरणों द्वारा फसल में हरियाली होती है और हवा के द्वारा फसल बढ़ती है, ग्रोथ करती है, इसलिए इनका भी फसल तैयार होने में उतनी ही भूमिका है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये दंतुरित मुस्कान और फसल, इन दोनों की व्याख्याएं यानी भाव और क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। थैंक यू।